प्यारे बच्चों, आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो बहुत ही जबरदस्त टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। और जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं उससे एसएससी में सवाल नॉर्मल रहते हैं। वो टॉपिक में कई बार ऐसा होता है कि खुद से उसका एक क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चनों में उसका यूज होता है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं बात करूं स्टेट एग्जाम की, वहां ये सवाल बहुत पूछे जाते हैं। अगर मैं दूसरी बात करूं मेरे प्यारे बच्चों, कहा की सीडीएस की, तो वहां ये अच्छे खासे सवाल पूछे जाते हैं। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं और आपके लिए सवाल करते हैं। आइए मेरे दोस्तों, आज हम एक सीरीज पढ़ रहे हैं जिसको हम बोलते हैं श्रेणी। इसी को हम प्रोग्रेशन भी बोलते हैं कुछ मायनों में। हिंदी में श्रेणी कहते हैं। श्रेणी को मुझे भी लिखना नहीं आता। प्रोग्रेशन मेरे प्यारे बच्चों तीन तरीके की होती है। जो पहला टाइप है उसे हम कहते हैं अरिथमेटिक। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। हिंदी में कहते हैं समानांतर श्रेणी। नांतर श्रेणी। दूसरी होती है मेरे प्यारे बच्चों हार्मोनिक प्रोग्रेशन। हार्मोनिक प्रोग्रेशन। कई बार क्या होता है कि स्थितियां हमारे हिसाब से अनुकूल नहीं होती, जो हम चाहते हैं वैसे यूज नहीं होती। तो हमारा काम यह है कि जैसा है उस पे हमें थोड़ा सा कोशिश करके सीखने की कोशिश करनी, परेशान नहीं होना है। ठीक है। हार्मोनिक प्रोग्रेशन इसे कहते हैं हरात्मक श्रेणी। हरात्मक श्रेणी। और तीसरा है मेरे प्यारे बच्चों, इट इज कॉल्ड ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। मेट्रिकल प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन इसे मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों हम कहते हैं गुणोत्तर श्रेणी। गुणोत्तर। गुणोत्तर श्रेणी। तीन प्रोग्रेशन होती, तीनों को समझाता हूं तरीके से, आराम से सुनिएगा। देखिए मेरे भाई, इसे हम एपी के नाम से जानते हैं। जैसे मैंने लिखा, मान लीजिए 5, अगला मैंने टर्म लिखी 8, अगली टर्म लिखी। ऐसे अगर मैं कोई सीरीज बना रहा हूं तो मेरे प्यारे बच्चे इसे हम कहते हैं क्या, अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन। यहां क्या होता है, हर एक टर्म के बीच का डिफरेंस सेम है। 8 और 3 11, 5 3 8, 11 3 14, 14 3 17। तो ये मेरे प्यारे बच्चों हमारा कहलाता है अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन। जहां समान अंतर हो। समान अंतर हो। क्या हो मेरे भाई, समान अंतर हो। समान अंतर हो। अब आते हैं मेरे बच्चे हरात्मक श्रेणी, इसे हम एचपी कहते हैं। एचपी जो होती है, असलियत में एचपी का मतलब यह कि अगर कोई एचपी है तो इस एचपी को पलट के लिख दो, 1/HP पे लिख दो। और अगर 1/HP एपी है तो ये एचपी है, वरना नहीं। आप कहेंगे ये एचपी एपी क्या समझा, समझ नहीं आया, समझाता हूं मेरे बच्चे। 1/5 या 1/2, 1/5, 1/8, 1/11, ये कहलाती एचपी है। आप कहें क्या क्या पहचान है इसकी? तो सर एचपी की पहचान ये है कि इसको पलट के लिख दो। इसको पलट के लिख दो, पलटो। तो 2/1 को 2, 5, 8, 11। अब पलटोगे, पलटो, जब पलटोगे इसे तो जो सीरीज बने वो एपी बननी चाहिए। अगर पलटने पे कोई सीरीज एपी बन रही है तो इसका मतलब ये सीरीज एचपी है, अदरवाइज नहीं। ये एचपी की पहचान है मेरे बच्चे। जैसे मैं आपको कहूं कि 1/6, 1/16, 1/26,
1/36 एंड सो। मेरे प्यारे बच्चों ये बताइए क्या ये एचपी है? डज इट बी ए हार्मोनिकल प्रोग्रेशन? तो आपका जवाब होना चाहिए कि सर है या नहीं है। ये तब पता चलेगी जब इसे पलटोगे। तो पलटोगे तो ये आएगा 6/1, ये 16/1, 26/1, 36/1। अब मेरे प्यारे बच्चों हर कंजुगेटिव टर्म का डिफरेंस ले लो। तो 16 में 6 गया 10, 26 में 16 गया 10, 36 में 26 गया 10। तो हर एक में डिफरेंस सेम आ रहा है यानी एपी है। तो ये फिर मेरे प्यारे बच्चों क्या होगी? एचपी। इसको और दूसरे शब्दों में मैं समझाना चाहूं तो मैं ये कह दूंगा कि एपी का उल्टा एचपी होता है या एचपी का उल्टा एपी होता है। आप इसे किसी भी अर्थों में किसी भी मायने में समझ लीजिए, मतलब यही है जो मैं आपको कहना चाह रहा हूं। इज दैट क्लियर? बहुत सुंदर। अब आते हैं वापसी। अब मेरे बच्चे तीसरी सीरीज पे आते हैं, दैट इज गुणोत्तर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी। और इसे हम कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों जीपी से डिनोट करते हैं। जैसे 3 5 15, 15 थी 45, 45 थी 135 एंड सो ऑन। यहां आप एक चीज नोटिस कर रहे होंगे कि इनके बीच का रेशियो सेम होगा, सेम रेशियो होगा, सेम रेशियो होगा, समान अनुपात होगा, अनुपात होगा, समान अनुपात होगा मेरे भाई। जैसे 3 5 15, 1:5, 15 थी न, सॉरी गलत बता दिया मैंने। ये माफ करिएगा, ये ठीक है। यहां आप देखेंगे इनका रेशियो सेम है, 3 का 3 गुना 9, 9 का 3 गुना 27, 27 का 3 गुना 81, 81 का 3 गुना 243। तो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों आप यहां देखेंगे कि इनका रेशियो सेम है। क्या है? रेशियो सेम है। ये इसका 3 गुना, ये इसका 3 गुना, ये इसका 3 गुना, ये इसका 3 गुना। तो इनका मेरे प्यारे बच्चों रेशियो सेम है। तो जब रेशियो सेम हो जाए तो उसे जीपी कहते हैं। जब अंतर सेम आ जाए, समान अंतर हो जाए, तो उसे समानांतर श्रेणी कहते हैं। समान अंतर होगा समानांतर श्रेणी, समान अनुपात होगा तो गुणोत्तर श्रेणी, और एपी का उल्टा होगा तो एचपी। ये मेरे प्यारे बच्चों कहानी है। अब मेरे बच्चों में बात कर रहा हूं कि एसएससी में किससे कितना सवाल पूछा जाता है। अगर सिर्फ एसएससी की बात करूं तो मेरे बच्चे एसएससी में एपी से सवाल पूछा जाता है और जीपी से सवाल पूछा जाता है, लेकिन बिल्कुल बेहद ही बेसिक सवाल पूछे जाते हैं। एक भी सवाल मुश्किल नहीं होगा, बेहद ही बेसिक सवाल मेरे प्यारे बच्चों पूछे जा रहे होते हैं। ठीक है जी, बिल्कुल ही बेसिक सवाल पूछे जा रहे हैं, लेकिन आपने परेशान नहीं होना। एचपी हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है, लेकिन हां अगर आप तैयारी कर रहे हैं सीडीएस की, मेरे प्यारे बच्चों अगर आप तैयारी कर रहे हैं सीडीएस की, तो वहां इसकी अच्छी खासी महत्ता है और वहां ये काम आएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों अब आप टॉपिक डाल लीजिए और टॉपिक का नाम लिख लीजिए मेरे दोस्त, क्या? ईपी, अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन। मैं तीनों ही कराऊंगा, एचपी सबसे लास्ट में कराऊंगा। एपी टॉपिक की हेडिंग डाल लीजिए, अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन समानांतर श्रेणी, यानी समान अंतर वाली श्रेणी। जैसे मैंने लिखा 12, अगला लिखा मैंने 15, अगला लिखा मैंने 18, अगला लिखा मैंने 21, 24 और इसी तरीके से। तो मेरे प्यारे बच्चों ये वाली जो होती है इसकी फर्स्ट टर्म कहलाती है और फर्स्ट टर्म को A1 से शो करते हैं। ये वाली सेकंड टर्म होती है, इसे हम A2 से डिनोट करते हैं। ये वाली थर्ड टर्म होती है, इसे हम A3 से डिनोट करते हैं एंड सो इस तरह से। तो ये एपी में है या नहीं इसको चेक करने के लिए कॉमन डिफरेंस निकालते हैं, जिसे हम सार अंतर कहते हैं। क्या कहते हैं? सार अंतर कहते हैं। सार अंतर, और इसे मेरे प्यारे बच्चों हम डी से डिनोट करते हैं। सार अंतर कहते हैं जिसे हम डी से डिनोट करते हैं। डी का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों E2 - A1।
यानी सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो सेकंड टर्म क्या है 15, फर्स्ट टर्म क्या है 12, तो आया 3। ये हुआ मेरे प्यारे बच्चों कॉमन डिफरेंस जिसे हम डी करते हैं, डी से दिखाते हैं। हाँ जी, अगली बात। अब मेरे प्यारे बच्चों एक सवाल आपसे पूछा जाता है इसमें नंबर ऑफ टर्म, कि भाई पदों की संख्या ज्ञात करें। पदों की संख्या यानी कोई सीरीज दे रखी हो और आपसे पूछा जाए इसमें पदों की संख्या ज्ञात करिए क्या होगी, तो उसका फार्मूला होगा लास्ट टर्म। बस फार्मूले बेस ही जाना है, बहुत गहराई में नहीं उतारूंगा। लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन कॉमन डिफरेंस प्लस 1। अंतिम पद माइनस पहला पद बटे सार्वंतर जमा 1। ये होता है उस सीरीज में नंबर ऑफ टर्म फाइंड आउट करने का तरीका। मेरे बच्चे, अगर मैं इस सवाल की बात करूं तो इस सवाल में आपसे यही पूछा गया है कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ द गिवन एपी। दिए गए समानांतर श्रेणी में पदों की संख्या ज्ञात करनी है। तो फर्स्ट टर्म दे रखी है आपको 20 और लास्ट टर्म दे रखी 88। तो ये होगी फर्स्ट टर्म और ये होगी लास्ट टर्म। मुझे डी निकालना होगा तो कॉमन डिफरेंस का फार्मूला सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो 24 माइनस 20। तो यह आएगा मेरे प्यारे बच्चों 4। कितना आएगा मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों 4। तो नंबर ऑफ टर्म मुझे फाइंड आउट करना है। तो नंबर ऑफ टर्म का सूत्र मैंने लिखवाया अभी आपको, क्या, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन कॉमन डिफरेंस प्लस 1। तो मेरे बेटे लास्ट टर्म क्या है 88, फर्स्ट टर्म क्या है 20, कॉमन डिफरेंस कितना है 4 जमा 1। तो 88 में 20 गया 68 बटे 4 जमा 1। 4 से काटा 17, 17 और 1 18। तो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों कुल मिला के 18 टर्म होगी। कितनी टर्म होंगी सीरीज में 18 टर्म होगी। सिचुएशन जो मर्जी हो एक्सेप्ट करिए, आगे बढ़िए। कुछ बार थोड़ा सा संघर्ष करना पड़ता है, आंखों को भी थोड़ा सा प्लीज कर लीजिए, पढ़ने पे फोकस करते हैं। तो कितनी टर्म हुई मेरे भाई 18 टर्म हुई। जवाब दीजिए। आइए, बहुत बढ़िया मेरे भाई। कह रहा है दिए गए समानांतर श्रेणी में कुल पदों की संख्या ज्ञात करें। तो भैया सबसे पहले कॉमन डिफरेंस निकालो। कॉमन डिफरेंस क्या होगा, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। 102 माइनस 96, 6 आया, बिल्कुल ठीक है। तो नंबर ऑफ टर्म फाइंड आउट करनी है। तो उसका सूत्र होगा लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन डिफरेंस प्लस 1। लास्ट टर्म 996 है, फर्स्ट टर्म 96 है, बटे डिफरेंस है 6 जमा 1। 996 में 96 गया 900, 6 6 से काटेंगे 150। तो मेरे प्यारे बच्चों 150 में एक जोड़ा 151। तो नंबर ऑफ टर्म होंगी मेरे प्यारे बच्चों कितनी 151। बहुत सुंदर। अब मेरे भाई आगे आते हैं फार्मूले की सीट पे। तो मैंने बताया कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ टर्म कैसे निकालते हैं। अब अगली लाइन मेरे प्यारे बच्चों, किसी भी समानांतर श्रेणी में कोई पद निकालना, जैसे एनवां पद बताओ, एन का मतलब 10वां पद बताओ और 12वां 11वां 18वां 19वां कोई भी पद बताओ, तो इसका सूत्र होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। जैसे इसी सीरीज में मैं आपसे कहूं कि भाई मुझे बताओ 10वां पद क्या होगा, तो आप कहेंगे फर्स्ट टर्म। ए का मतलब ए के आगे 1 नहीं लिखा तो मतलब फर्स्ट ही टर्म है, तो फर्स्ट टर्म कितनी है जी 12, प्लस एन की वैल्यू क्या है 10, 10 में से 1 गया 9, और डी की वैल्यू कितनी थी मेरे बच्चे, तो आप कहेंगे जी डी की वैल्यू थी सरकार 3, सर जी 3। तो सर नंबर ऑफ टर्म हो जाएंगी ना 10वीं टर्म हो जाएगी 12 जमा 9 30 27, तो 7 2 9 2 1 3 39। तो 10वां पद होगा 39। 10वां पद क्या होगा मेरे बच्चे 39। अब मेरे प्यारे बच्चों आपसे यह पूछ सकता है कि भैया सम ऑफ एन टर्म्स का सूत्र बताइए, एन पदों का योग ज्ञात करिए क्या होगा। तो एन पदों के योग का सूत्र होगा n/2।
2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आप कहेंगे यस सर। मेरे बच्चे n पदों का मतलब इस सीरीज के n पदों का, तो nवा जो पद होगा वो हमारी लास्ट टर्म होगी। आप कहेंगे हाँ। तो सर इस हिसाब से देखें तो इसको और ब्रेक करें तो n/2, 2a को हम लिख लेते हैं a जमा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो थोड़ा ध्यान से अगर सर देखोगे तो ये वाली जो कहानी है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये तो nth टर्म दिखा रहा है, और अगर n ही टर्म है तो ये तो सबसे लास्ट टर्म हुई और ये हमारी पहली टर्म हुई। तो मेरे बच्चे सम ऑफ n टर्म निकालने का एक सूत्र ये भी है, n पदों का योग निकालने का एक सूत्र ये भी है कि n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। n पदों के योग निकालने का एक सूत्र ये भी है कि n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। ये भी मेरे प्यारे बच्चों इसी तरीके का एक फार्मूला है। अब इन फार्मूलों का इस्तेमाल करेंगे और सवालों पे लेके चलेंगे। आ जाइए, बताइए। कहता है ये कोई सीरीज है और ये एक समानांतर श्रेणी में है, यानी एपी में है, तो 99 पद ज्ञात करिए, 99वां पद ज्ञात करिए। तो भाई फर्स्ट टर्म निकाल लो। तो फर्स्ट टर्म क्या है, 4 7 28 और 3 31/4। आपने कहा ओके रिपोर्ट है। भैया सेकंड टर्म निकाल लो। तो सेकंड टर्म क्या होगी, 9 दूनी 18 और 1 19/2। 9 दूनी 18 और 1 19/2। मेरे प्यारे बच्चों डी की वैल्यू बताई, कॉमन डिफरेंस, तो a2 माइनस a1, तो 19/2 माइनस 31/4। एलसीएम लेंगे 4 आएगा, 19 दूनी 38 में से 31 गया 7/4। 7/4 आ गया मेरा डी। तो कॉमन डिफरेंस आ गया 7/4। कह रहा है जी इस सीरीज की 99वां पद ज्ञात करिए। तो मेरे बेटे nवां टर्म निकालने का सूत्र है क्या, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो 99वां पद निकालना है तो फर्स्ट टर्म क्या है मेरे भाई, 31/4। 99 में गया 98 और डी की वैल्यू है 7/4। अब आ जाइए सामने। अब मेरे बच्चे इसे जोड़ेंगे तो एलसीएम आया 4, यहां आया 31 और यहां जब सोल्व करोगे तो 7 8 56 और 7 63 और 5 68। भाई 7 8 56 6 असल 5, 7 63 5 68। अब जोड़ते हैं तो 6 और 1 7, 8 और 1 9, नहीं 6 और 1 7, 8 और 3 11 का 1 हासिल 1, 6 और 1 7, 717/4। अब इसे भाग दे देंगे वो मेरा आंसर। तो 717 को 4 से भाग देंगे, 4 एकम 4, कितना बचा जी 3, 4 7 28, कितना बचा 3, 4 9 36, बचा 1, 179 सही 1/4। ऑप्शन ए मेरा बिल्कुल ठीक आंसर है मेरे बच्चे। मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। करिए जी। कह रहा है हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द सीरीज मस्ट बी टेकन दैट सम विल बी 54। कहता है योग 54 आए। तो मेरे बच्चे ये बताइए पहला पद क्या है, तो आप कहेंगे -12। सेकंड टर्म क्या है मेरे दोस्त, तो आप कहेंगे -9। तो कॉमन डिफरेंस क्या होगा सर, a2 माइनस a1। तो -9 माइनस करेंगे -12, तो यह आएगा -9 माइनस माइनस +12, तो यह आया 3। तो डिफरेंस आ गया 3। हाँ जी, कह रहा है जी इसके n पदों का योग, तो n का फार्मूला होता है n/2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये होता है योग। और कह रहे हैं इसके कितने पदों का योग 54 है, ये इक्वल टू 54। हाँ जी, अब मेरे बच्चों देखना ध्यान से, n/2 2a। अच्छा चाहें तो इस 2 को पलट के यहां गुना कर देंगे तो 54 दूनी 108 आ जाएगा। आप कहेंगे हाँ, और यहां क्या रह गया n, 2a,
ए की वैल्यू क्या है जी, -12 प्लस n-1। डी की वैल्यू क्या है जी, 3, तो n -24 प्लस 3n -3, 3n 27 बराबर 108। अब यहां से क्या कॉमन आता दिख रहा है, 3, तो 3 कॉमन ले लेंगे, 3 इंटू n, यहां बचेगा n, यहां बचेगा 3, नहीं यहां बचेगा 9, और यहां बचा 108। ठीक है जी। अब मेरे भाई काटना चाहोगे तो 3 एकम 3, 3 से काटेंगे तो 36। तो अब आपने दो नंबर ऐसे सोचने जिनका प्रोडक्ट करें तो n इंटू एन माइनस 9 आए और वैसा है 36, यानी ऐसे दो टुकड़े ढूंढिए जिन्हें गुना करें तो 36 आए और उनके बीच का डिफरेंस हो 9। तो आप कहेंगे 12 3 36, तो n की वैल्यू 12, 12 में से 9 गया 3, 12 और 3, तो n की वैल्यू आ गई 12। तो कितनी नंबर ऑफ टर्म होंगी मेरे भाई, 12, 12 पद होंगे। ठीक है जी। अभी मैं सिखा रहा हूं, धीरे धीरे पेपर के क्वेश्चन लेके आऊंगा। अभी तो मैं फार्मूले यूज कराना सिखा रहा हूं, फिर इसे मैं पेपर के क्वेश्चन लाऊंगा, चिंता ना करें। अभी तो बिल्कुल बेसिक जोड़ने की कोशिश कर रहा हूं। एक बार आपका मन लगे मेरे सवालों की तरह। ये पेपर का क्वेश्चन है, एसएससी सीजीएल मींस का क्वेश्चन है। देखिए मेरे बच्चे, 1 -2 -3 प्लस 2 -3 -4 सीरीज ऐसे। मैं अगले पेज पे लिख रहा हूं, 1 -2 1 -2 -3, फिर 2 -3 -4, फिर 3 -4 -5, और इस तरीके से 99 टर्म है। 99 टर्म है मेरे प्यारे बच्चों। होगा ये आपके साथ कि ऐसे सवालों में एक एपी नहीं देगा। मान लीजिए एक एपी है A1 A2 A3, ये कोई अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन है। दूसरी कोई एपी है ये A1 A2 A3, ये कोई दूसरी एपी है। वो अलग अलग नहीं देगा, क्या करेगा, इनको मिला के लिख देगा। A1 अगली टर्म A1, फिर A2 A2। बच्चा सोचेगा यार ये तो एपी बनी नहीं रही, तो कैसे सोल्व होगा। जैसे इस सवाल में अगर आप ध्यान दें तो यही हो रहा है। आप देखेंगे यार 1 और -2 में अंतर कितना है, तो भाई -2 -1, तो यह आएगा -3। जबकि -3 और -2 का डिफरेंस कितना है, -1, तो ये तो एपी नहीं बन रही। भाई इनकी कंजुगेटिव टर्म्स का डिफरेंस ही सेम नहीं आ रहा, फिर क्या करें सर। तो सर हमें ये समझना होगा कि अगर ऐसा है तो उसने हो सकता है यहां 2-3 एपी शामिल किए। अगर आप थोड़ा सा दिमाग दौड़ाएं, ठंडी बुद्धि से सोचें, तो 1 और 1 2, 2 और 1 3, 3 और 1 4, ऐसे एक एपी। -2 -3 -4 -5 दूसरी एपी, -3 -4 -5 तीसरी एपी। यानी अगर आप ध्यान दे पाए, थोड़ा सा सोच पाए सवाल पे, तो आपको पता चलेगा यहां 3 एपी दे रखी है, 3 अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन दे रखी है। तो तीनों में क्या करो, जब अलग अलग है ना तो जोड़ लो एक बार, तो भी एपी बनेगा। जोड़ोगे तो 3 और 2 5, 5 में से 1 गया 4, यहां जी। अब इन दोनों को जोड़ लो, तो 4 और 3 7, 7 में से 2 गया 5, ऐसे इनको जोड़ लो, 5 और 4 9, 9 में से 3 गया 6। तो मेरे प्यारे बच्चों इस तरीके से आप एक सीरीज बना दीजिए, नई सीरीज। इस तरीके से मेरे प्यारे बच्चों आप एक नई सीरीज बना दीजिए। और अगर यहां 99 टर्म थी तो हमें यह सोचना होगा, समझना होगा बाबू, अगर यह 99 टर्म थी तो हर 3 टर्म को जोड़ के एक टर्म बनाया, हर 3 को जोड़ के एक बनाया, हर 3 को जोड़ के एक बनाया। तो अगर हर 3 टर्म का एक एक जोड़ा बनाएंगे तो 99 में कितने जोड़े बनेंगे, 33 जोड़े। यानी इस सीरीज में मेरे प्यारे बच्चों 33 टर्म होंगे। इस सीरीज में मेरे प्यारे बच्चों कितनी टर्म होंगी, 33 टर्म होंगी। इस सीरीज में मेरे बच्चों 33 टर्म होंगी। कितनी टर्म होंगी, 33। तो यहां 33 टर्म होंगी।
कितनी टर्म होंगी? 33 टर्म होंगी। और कैसे चलेगा? ऐसे, -4, -5, -6, ऐसे 33 टर्म होगी। कह रहा है जी इनका योग बताओ। तो मेरे बच्चे योग निकालना है तो सम ऑफ 33 टर्म्स निकालना है। फर्स्ट टर्म क्या है जी? -4। सेकेंड टर्म क्या है जी? -5। कॉमन डिफरेंस निकालना है तो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो -5 माइनस करेंगे -4, तो ये माइनस माइनस प्लस तो घटाएंगे आएगा -1। तो फार्मूला होगा n/2 इंटू में 2a। ए की वैल्यू क्या है जी? -4 प्लस n-1, तो 33 में 1 गया 32। और डी की वैल्यू कितनी है मेरे बच्चे? -1। यह आएगा 33/2, यह आएगा -8 और यह आएगा -32। सोल्व करेंगे मेरे भाई 33/2, यह आएगा 40, माइनस का 2 से काटेंगे 20, 660। तो मेरे प्यारे बच्चों मेरा आंसर आएगा -660। अब मुझे बताइए कितने बच्चे समझ गए इसे? ये माइनस लगा होता ना तो यहां माइनस आएगा, -660 मेरे प्यारे बच्चों मेरा आंसर आएगा। कितने बच्चे इस बात को समझ गए? क्या आंसर -660 आएगा? -660 आएगा? जी आंसू जी जवाब देता हूं। ये सवाल बताइए मेरे बच्चे आप। कहता है इसके 100 पदों का योग ज्ञात करना है। 100 पदों का योग ज्ञात करना है। बहुत भाई कह रहे हैं बहुत दोबारा बताइए, तो मैं दोबारा दूसरा ही सवाल लेके बता रहा हूं, चिंता ना करें। इसी सवाल को लेके क्यों बताएं, ऐसे और डाटा लेके बता रहा हूं। देखिए मेरे भाई यहां पे भी तरजीह वही होनी चाहिए, 1 और 2 3। देखो, माफ करना, 1 और 1 2, 2 और 1 3, 3 और 1 4, एक सीरीज। अगली 6 और 1 7, 7 और 1 8। आपको समझ में आ जाना चाहिए कि 2 सीरीज चला रखी है, 2 टर्म की सीरीज चला रखी है, तो इसको जोड़ लो, फिर इसको जोड़ लो, फिर इसको जोड़ लो। मेरे भाई डरना नहीं है, घबराना नहीं है, छोटी छोटी बातें, मोटी मोटी बातें, छोटी छोटी बातें सब समझा देंगे। तो 6 और 1 को जोड़ोगे तो आएगा -5, 7 और 2 को जोड़ोगे -5, 8 और 3 को जोड़ोगे -5। और ये कहां तक आएगी कहानी? सर 100 पद है। तो मेरे बेटे हर 2 टर्म पे कहानी घुमाई थी आपने, हर 2 टर्म को जोड़ के एक टर्म बनाया था। तो ऐसे 2 टर्म से एक टर्म बन रही, तो 100 टर्म से कितनी बनेंगी? 50 टर्म, 50 पद बनेंगे। यानी 100 टर्म का 50 टर्म बन गया मेरे बेटे। अब ऐसे ही 50 टर्म है, 50 टर्म। मेरे बच्चों मुझे एक बात बताना, अगर मैं 3 को 4 बार जोड़ूं तो कोई मूर्ख ही होगा जो जोड़ेगा, सीधा कहेगा 3 4 बार जोड़ना है तो 3 गुना 4 कर दो। तो ऐसे ही मेरे बच्चे यहां पे सीधा भी दिमाग दौड़ा सकते हो, -5 को 50 बार जोड़ा है तो 50 से गुना कर दो, यानी -250 आंसर आएगा। कितना आएगा? -250। अदरवाइज आप एपी लगाएंगे तो फर्स्ट टर्म भी वही है, सेकंड टर्म भी वही, तो फर्स्ट टर्म आ जाएगी मेरे भाई -5 और डिफरेंस आ जाएगा 0। फिर आप सोल्व कर दे तब भी यही है। तो समझदारी का इस्तेमाल करें, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, मूर्खता का नहीं। देखिए सोच समझ के उत्तर दीजिएगा, लफ्फेबाजी की जरूरत नहीं है। बहुत ही गजब का उत्तर होगा इस सवाल का। सुनना समझना, पढ़ना ज्यादा समय, जितनी ज्यादा देर हो सकता है पढ़िए, जितना पढ़ोगे उतना बेटर सीखोगे सवाल को। देखिए मेरे भाई
सवाल बहुत विचित्र है, सोच समझ के ही कर पाओगे उत्तर। आइए भाई, दो सीरीज है। पहली सीरीज है 3, 7, 11, 15। तो 3 और 4 7, 4 11, 4 15, 15 4 19, 19 4 23, 23 4 27, 27 4 31, 31 4 35, 35 4 39 एंड सो। पहली सीरीज ऐसे चलेगी। बिल्कुल डरना नहीं, घबराना नहीं, प्यार से प्रेम से सिखाऊंगा। अगली सीरीज में अगर आप जाओगे तो अगली सीरीज है 1, 6, 11। कितने का अंतर है? 5 का। तो 11 और 5 16, 16 और 5 21, 21 और 5 26, 26 और 5 31। तो कह रहा है इसकी पहली 20 उभयनिष्ठ पद बताइए, पहले 20 उभयनिष्ठ पद बताइए। तो मेरे बच्चे, ये आपको उभयनिष्ठ दिखाई दे रहा है दोनों का, यानी सबसे पहली जो कॉमन टर्म है वो 11 है। अगली कॉमन टर्म क्या है? 31। अगली कॉमन टर्म है मेरे भाई 31। आप कहें सर क्या ऐसे लिख के देखनी पड़ेगी कि 31 आएगी इसकी दूसरी कॉमन टर्म? नहीं, ये तरीका नहीं। तो तरीका क्या? तरीका ये है कि मेरे बेटे ये देखो कि इसमें कॉमन टर्म कितना, इसमें कॉमन डिफरेंस कितना है। तो 3 और 7 के बीच का डिफरेंस कितना है? 4। और इसमें कॉमन डिफरेंस कितना है? 1 और 6 के बीच में 5। तो 4 और 5 का गुना कर दो, 20। तो यानी अब जो नई सीरीज बनेगी ना, उसमें हर हाल में कॉमन डिफरेंस 20 आएगा। मतलब इनका एलसीएम लेना होता है। क्या लेना होता है? एलसीएम लेना होता है। 4 और 5 दो डिफरेंस है भाई। इस सीरीज में कॉमन डिफरेंस 4 है, उसमें कॉमन डिफरेंस 5 है। तो 4 और 5 का एलसीएम लोगे तो 20 आएगा। एलसीएम अभी नहीं आता तो छोड़ देना। तो मेरे बच्चे एलसीएम आया 20। इसका मतलब ये हुआ कि इस सीरीज में कॉमन डिफरेंस आएगा 20। तो आपको ये सब निकालने की जरूरत ही नहीं थी मेरे भाई, आपको ये देखना था कि पहली कॉमन टर्म क्या है, बस पहली कॉमन टर्म पकड़नी थी। तो पहली कॉमन टर्म सवाल ने खुद ही दे रखी 11। तो अगली जो कॉमन टर्म होगी ना मेरे बेटे, वो 11 से 20 बड़ी 31, उससे अगली 31 से 20 बड़ी 51 एंड सो ऑन। अब वो कह रहे हैं इन 20 पदों का योग ज्ञात करो। तो सम ऑफ 20 टर्म्स निकालिए। तो 20/2 इंटू फर्स्ट ट्वाइस ऑफ फर्स्ट टर्म, तो 11 जमा 20 में गया 19 और डी की वैल्यू है 20। अब मेरे बेटे से सोल्व करना था। 20 को 2 से काटा 10 आया, 11 दूनी 22 और 19 दूनी 38, 380। 380 में 22 जोड़ेंगे मेरे भाई तो क्या आया? 2 8 2 10, 3 और 1 402। तो आंसर आया 4020। तो ऑप्शन बी मेरे प्यारे बच्चों मेरा सही आंसर है। ऑप्शन बी मेरे प्यारे बच्चों मेरा सही आंसर है। हाँ जी, कितने बच्चे समझ गए? आइए मेरे बच्चे, कहता है यदि समानांतर श्रेणी का 9वां पद 0 है तो भैया कोई भी टर्म निकालोगे तो उसका फार्मूला होता है a प्लस n-1। 9 में से गया 8t और ये वैल्यू है मेरे प्यारे बच्चों 0। अब अगली लाइन में मेरे बेटे कह रहा है, क्या कह रहा है भाई? कहते हैं तो 29वां पद, तो 29वां पद और मेरे बेटे 19वां पद। कहता है जी इनका अनुपात ज्ञात करें। तो 29वां होगा a प्लस 28t और ये हो जाएगा मेरे बच्चे a प्लस 18t। भाई फार्मूला होता है ना a प्लस n-1, तो 19 है तो 19 में गया 18t। वैसे भी आप एक बात हमेशा के लिए ध्यान रखिए, और वो बात ये कि अगर nवी टर्म में पूछ रहा हूं तो इसका सूत्र होता है a प्लस n-1 इंटू टी। तो अगर मैंने 10वीं टर्म पूछा है तो सीधा 10 में से गया 9 लिख देना यहां पे। अगर मैंने 15वीं टर्म लिख दिया है तो a प्लस 14d लिख देंगे। यानी जो यहां है उससे एक कम करके यहां लिखना, और कुछ है ही नहीं सवाल में। अब बेटे मुझे यहां से पता है कि a की वैल्यू अगर निकालूंगा तो 8d उधर जाएगा, माइनस का होगा।
तो ए की जगह -8d लिख दें। तो ए की जगह -8 लिखेंगे तो 8 और 28 कितना हो गया, 20d बचा। यहां ए की जगह -8d लिखेंगे मेरे बेटे तो 8 और 18 10d आया। और मेरे बेटे डी से डी कटा तो रेशियो आया 2:1, यानी इनके इन पदों का अनुपात मेरे प्यारे बच्चों 2:1 आया। पूछा अनुपात बताइए तो ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर। मेरे बच्चों ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। आइए मेरे भाई, सवाल में कह रहा है यदि एक समानांतर श्रेणी के सातवें और तीसरे पद का अनुपात दे रखा है 12:5, तो सातवां पद होगा a+6d और तीसरा पद होगा a+2d। कह रहा है जी इसका रेशियो जो दे रखा है वो 12/5 दे रखा है। यहां से सोल्व करेंगे तो 5 जब 5 30, 12 से करोगे तो 12 जमा 12 दूनी 24d, तो 12 इधर लाओगे 7 बचा, 30 इधर लाओगे तो 6d बचा। तो a/d का जो रेशियो आया मेरे बच्चे वो 6/7 आया। यानी a की वैल्यू 6 ले लो, d की वैल्यू 7 ले लो, काम खत्म करो। तो अब कह रहा है उस श्रेणी के 13वें पद तो 13th टर्म और उसी श्रेणी के चौथे पद का अनुपात ज्ञात करो। तो 13th हो जाएगा a+12d और 4th हो जाएगा a+3d। अब देखिए मेरे बच्चे d की वैल्यू 7 है तो 12 7 84 और a की वैल्यू 6, 84 और 6 90। अब d की वैल्यू 7 है तो 7 21 और a की वैल्यू 6, 21 और 6 27। तो भैया 9 27, 9 2 90, 10:3 मेरा आंसर आ जाए। ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। ऑप्शन ए। कहता है इफ 10th टर्म ऑफ एन एपी इज 10 मोर देन 5th टर्म, कहता है 10वां पद जो है वो 5वें पद से कहता है जी 10 ज्यादा है। और कह रहा है कि इन दोनों ही टर्म का जो योग है वो दे रखा है 32, यानी 10th टर्म और 5th टर्म का जो सम है वो 32 है। तो मेरे बच्चे 10th टर्म क्या हुई a+9d, 5th टर्म क्या हुई a+4d, लेकिन बाहर माइनस लगा हुआ है तो पूरे में माइनस जाएगा तो ये भी माइनस और इक्वल टू 10। ए से ए कट गया, 9 में से 4 गया 5d और डी की वैल्यू आ गई मेरे बच्चों 10, तो डी की वैल्यू आई कितनी 2। अब कह रहा है क्या, कह रहा है जी उसका 18वां पद ज्ञात करे। तो 18th टर्म क्या होगी मेरे बच्चे, तो आप कहेंगे सर ये होगी a+17d, a+17d मेरे बच्चे, a+17d हमें बताना है। अब जरा देखिए 10th टर्म हो जाएगी a+9, ये हो जाएगा a+4d 32, ए और ए 2a आया, 9 और 4 13d बराबर 32। अब देखो यार 13 डी की जगह 2 रखूंगा तो 13 दूनी 26, 26 उधर जाएगा माइनस का तो 32 में 26 गया 6, तो 2a बराबर 6 है मेरे बच्चे, तो a की वैल्यू आ गई 3 और a की वैल्यू 3 है तो यहां 3 और d की वैल्यू 2 है तो 17 दूनी 34, 34 और 3 37। तो मेरे प्यारे बच्चों मेरा आंसर होगा 37, आंसर होगा 37। हाँ जी करिए भाई। देखिए मेरे बच्चे कहता है सेकंड टर्म और थर्ड टर्म का जोड़ है 8, तो मन ही मन में करिए कि T2 की वैल्यू a+d और ये a+2d, तो जोड़ोगे तो a और a 2a, तो 2a+3d बराबर 8। फिर से समझाता हूं, ये होना है मेरे बच्चे क्या
T2 होना है A प्लस डी और ये होना है A प्लस 2D, तो A और A 2A और 2 और 1 3D बराबर 8। यहां देखें तो T3 होना है, देखो 2 बार A तो आएगा ही आएगा, तो 2A लिख लो, बहुत सुंदर। अब यहां 7 है, यहां 3 है, तो 7 और 3 10, तो 1 कम यहां 1 कम यहां, यानी 8D लिख दो, ये बराबर है 14। फिर से समझाता हूं, अगर पल्ले नहीं पड़ रहा तो T3 को लिखेंगे A प्लस 2D, T7 को लिखेंगे A प्लस 6D, तो 6 और 2 8D। अब मेरे बच्चे सोल्व करना है, तो सोल्व करते वक्त आप जानते हैं माइनस कर देंगे तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, 8 में 3 गया 5D माइनस का, और 14 में 8 गया 6, तो D की वैल्यू आ गई मेरे प्यारे बच्चों 6/5। अब मुझसे पूछ रहा है कि भैया ये बताओ तो श्रेणी का 11वां पद क्या होगा, तो 11th टर्म क्या होगी भैया, E प्लस 10D। तो मुझे एक्चुअल में वैल्यू निकालनी है A प्लस 10D की। अब D की वैल्यू आ गई मेरे भाई हमारे पास कितनी, 6/5। D की वैल्यू आ गई 6/5, D की वैल्यू आ गई 6/5, पहली इक्वेशन में रख दीजिए, तो 2A प्लस 3D, D की वैल्यू 6/5 है, बराबर 8। 5 से सबको गुना करेंगे तो 5 दूनी 10 है, और ये 5 8 40, 6 3 18, उधर जाएगा किसका आएगा, माइनस का, तो 22। तो A की वैल्यू आएगी 22/10 यानी 11/5, तो A की वैल्यू 11/5। तो मेरे बच्चे A की वैल्यू है 11/5 और D की वैल्यू है 6/5। सोल्व करोगे तो इसे काटोगे तो 5 दूनी 10, 6 दूनी 12, और इसे काटोगे तो 11/5 करेंगे तो 1 नहीं ना, फिर नहीं सॉरी 5 दूनी 10, 2.2 और ये 12, तो आंसर आएगा मेरे बच्चे 14.2। ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर मेरे बच्चे। ये मेरे प्यारे बच्चों आप इसी तरीके से घर पे कर लेंगे, होमवर्क है। ये बहुत ही खूबसूरत सवाल है, इसको करिए। ये एक एग्जाम कराता है कंडक्ट यूपीएससी, और उस एग्जाम का नाम है APFO, असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड ऑफिसर। सबसे पहले ये सवाल यूपीएससी ने लिया था, उसके बाद इस सवाल को एसएससी एक बार नहीं 2 बार पूछ चुका है, 2 टाइम्स ये क्वेश्चन एसएससी ने पूछ लिया। सबसे पहले ये APFO में सवाल आया था मेरे बच्चे। कह रहा है T1 T2 नहीं T5 T10, अरे मिस्टेक लग रही भाई मुझे, हाँ इसमें मिस्टेक है, एक मिस्टेक ये है कि इसमें T1 T5 2 बार नहीं आएगा, मुझे जहां तक लग रहा है ये मिस्टेक है। T5 2 बार नहीं, एक बार ही आना चाहिए, तो ये टाइपिंग एरर है और कुछ नहीं, यानी T1 फिर T5 ही 2 बार रिपीट नहीं होगा, T5 फिर T10 फिर T15 फिर T20 और T24, ये जोड़ है 224। पहले इतनी बात पे आई है, ये 2 बार T5 रिपीट कर रखा था, तो मैंने कहा कि यार ये गलत है, इसको एक को काट लीजिए, ऐसा होना चाहिए। अब ध्यान से देखिए मेरे प्यारे बच्चों, जब आप इन्हें जोड़ेंगे तो मैंने आपको ये बताया कि भाई अगर थर्ड टर्म और 10th टर्म जोड़नी है तो आपको मन में ये रखना है कि थर्ड का मतलब हुआ A प्लस 2D और 10th का मतलब हुआ A प्लस 9D, है ना। तो जब जोड़ोगे तो 2A प्लस 11D। तो बेसिक तरीका ये है कि ये 10 ले लो और ये 3 ले लो, 10 और 3 कितना हुआ 13, तो 13 में से 2 घटा लो, कितना आएगा 11D, और A और A 2 बार आएगा 2A। तो इसी प्रैक्टिस को जब आप करेंगे तो आप जानेंगे ये तो A आएगा, तो A 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार, तो A आएगा 6 बार, तो 6A। आपने कहा ठीक है, यहां D कितनी बार आएगा 4 बार, यहां कितनी बार आएगा 9 बार, यहां कितनी बार आएगा भाई 14 बार, यहां कितनी बार आएगा 19 बार, और यहां D कितनी बार आएगा 23 बार। डिटेल करके देखना, लिख के देखना। अब इन्हें जोड़ लेते हैं, तो देखो 4 और 4 8, 9 और 9 18, 18 और 8 26, 26 और 3 29 का 9,
हासिल दो, दो और एक 3 और एक 4 तो 6 69, तो ये आया 60/90 बराबर 225। माफ करिए, ये 225 है। क्या आप मेरी बात समझ पाए? यानी इसको सोल्व करोगे तो ये वैल्यू आई। अब इतनी वैल्यू आई, अब हमसे पूछ क्या रहा है वो देखना है। अब कह रहा है लगातार 24 टर्म का जोड़ बताओ, यानी पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, ऐसे 24 टर्म का जोड़ बताओ। तो सम ऑफ 24 टर्म्स क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे वो हो जाएगा सर 24/2, फिर 2a प्लस n, n -1, 24 में गया 23t, ये होगा जोड़। अब मेरे बच्चों में एक काम और कर सकता हूं यहां आप और मैं चाहूं तो, दो यहां पे भी, दो नहीं 3 यहां पे भी कॉमन आएगा तो 2a बचेगा, 3 यहां पे भी कॉमन आएगा तो 23d बचेगा, और 3 यहां पे भी कॉमन आएगा, 3 7 21, 3 5 15। तो एक बात आप मोटी समझ गए होंगे, और वो ये कि 2a प्लस 23d की वैल्यू 75 आई। तो 24 को 2 से भाग दिया 12, और इसकी वैल्यू मेरे बच्चों कितनी 75। तो 12 गुना 75 गुना कर देंगे तो आंसर आ जाएगा इसका 12 पंजे 60, 12 7 84 और 6 90, 900। तो मेरे सवाल का मेरे प्यारे बच्चों सही उत्तर होगा 900। कितना होगा? 900। सही आंसर होगा मेरे बच्चे 900। मैंने यहां क्या किया, पूरे में से 3 कॉमन ले दिया और कुछ नहीं किया। हाँ जी, पहले इतनी बात समझो फिर आगे बताता हूं। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है इन द रेशियो ऑफ सम ऑफ, इफ, इन नहीं, इफ द रेशियो of sum of first n terms of two different AP is this and this, find the ratio of 10 term of these two AP। देखिए मेरे दोस्त ध्यान से, कह रहा है दो डिफरेंट एपी है। एक एपी है ए, अगली टर्म हो जाएगी ए प्लस डी, क्योंकि कॉमन डिफरेंस जुड़ता जाएगा, अगली ए प्लस 2d एंड सो ऑन मेरे प्यारे बच्चों। दूसरी एपी में कैपिटल ए मान लेते हैं, तो कैपिटल ए प्लस डी मान लेते हैं, कैपिटल डिफरेंस डी, ये ए प्लस 2d एंड सो ऑन मेरे प्यारे बच्चों। ये मेरे प्यारे बच्चों दो डिफरेंट एपी है, मतलब कैपिटल ए और ए अलग अलग चीजें हैं, स्मॉल डी और कैपिटल डी डिफरेंट है। ठीक है जी, शिवम जी आइए, अब कहानी को समझिए। कहता है इसके सम ऑफ एन टर्म्स और इसके सम ऑफ एन टर्म्स का हम आपको रेशियो दे रहे हैं। तो भैया इस सीरीज के सम ऑफ एन टर्म्स का सम क्या होगा? ए बाई n/2, 2a प्लस n-1 इंटू डी। आपने कहा हाँ, इस सीरीज की एन टर्म्स का जोड़ हो जाएगा n/2, 2। अब कैपिटल ए प्लस n-1 इंटू कैपिटल डी और इक्वल टू, यानी पहले वाली सीरीज के एन टर्म्स का जोड़ ये है, दूसरे वाली सीरीज के एन टर्म्स का जोड़ ये है, और कह रहा है इनके जोड़ का जो अनुपात है वो 2n + 1 इस 2n - 1। तो सवाल में हमसे क्या पूछ रहा है कि भाई दोनों समानांतर श्रेणियों के 10वें पद का अनुपात ज्ञात करिए। कहता है इसकी 10th टर्म निकालिए और इसकी 10th टर्म निकालिए, इनका रेशियो बताना है क्या होगा। तो 10th टर्म का फॉर्मूला a प्लस n-1, तो 10 में गया 9d, और इसका होगा a प्लस 10 में से गया, ओहो ये दूसरी सीरीज थी, तो इसमें कैपिटल A प्लस 9 कैपिटल D। कह रहा है जी इसका डिफरेंस निकाल, मतलब रेशियो निकालिए, माफ करिए। तो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, अब हम सवाल पर आगे बढ़ते हैं और आपके लिए कुछ अच्छी और ज्ञान की बात बताने जा रहे हैं। एक बात सीखिए और बताइए क्या। मैं आपको एक सवाल कहूं कि इफ a प्लस b√13 इज इक्वल टू 5 प्लस 11√13, फाइंड द वैल्यू ऑफ a प्लस बी। तो मेरे प्यारे बच्चों a प्लस बी का मान ज्ञात करें। ये मेरा सवाल है कि a प्लस बी का मान ज्ञात करें। आपने कहा जी ओके रिपोर्ट है, अब करो जी मान। तो मेरे बच्चों छोटी क्लासों में आपने पढ़ा होगा
कि अगर मैं आपको कहूं कि x प्लस वाई बराबर 10 और x माइनस वाई बराबर 8, तो बताओ मुझे x और y की वैल्यू क्या होगी। आप कहेंगे सोल्व हो जाएगा सर, भाई y से y कटा, 2x आया, 10 8 18, तो x की वैल्यू 2 से भाग देके 9 बची और y की वैल्यू बची 1। लेकिन अगर मैं एक नया सवाल आपको कह दूं कि भाई x प्लस वाई है 16, तो मुझे बताओ x की वैल्यू क्या होगी। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू क्या होगी। तो आप कहेंगे देखिए सर, हम ये तरीका अपना सकते हैं यहां पे कि हम x की वैल्यू 1 ले लें तो y की 15, x की माइनस 1 ले लें तो y की 17 लेनी होगी, x की माइनस 5 ले लें तो इसकी 21 लेनी होगी, y की x की 100 ले लें तो नेचुरल इसकी माइनस 84 लेनी होगी। तो यानी सर अगर एक इक्वेशन है, इक्वेशन कितनी, एक इक्वेशन का मतलब इक्वल के साइन से, अगर इक्वेशन एक है मेरे बेटे, अगर मेरे लल्ला इक्वेशन एक है, इक्वेशन एक है, एक ही इक्वेशन है और वेरिएबल एक से ज्यादा है मेरे बेटे, एक से ज्यादा वेरिएबल है, इक्वेशन एक है और एक से ज्यादा वेरिएबल है मेरे प्यारे बच्चों, इक्वेशन एक है और एक से ज्यादा वेरिएबल है, तो आपसे मेरा आंसर यह है कि क्या हम एक्स वाई की वैल्यू निकाल पाएंगे। तो आंसर होगा नहीं निकाल पाएंगे, कोई सर्टेन वैल्यू नहीं निकलेगी। यानी जितने वेरिएबल हो उतने ही इक्वेशन होगी, तभी हम ऐसा कर सकते हैं। जैसे यहां कितने वेरिएबल है, एक्स और वाई, दो ही वेरिएबल और इक्वेशन भी कितनी है, एक और एक, दो, दो इक्वेशन दो वेरिएबल, तो आंसर निकल जाएगा। लेकिन यह वेरिएबल दो है, इक्वेशन एक, तो आंसर नहीं निकलेगा। तो ऐसे में कभी भी हम एक्स और वाई का सर्टेन वैल्यू नहीं निकाल सकते। हाँ जी, ऐसे ही मेरे बाबू, मेरे प्यारे बच्चे, यहां पे आ जाइए और यहां जब आप ध्यान देंगे तो यहां दो वेरिएबल, एक ए एक बी, और इक्वेशन है एक। आप चाहकर भी उत्तर नहीं निकाल सकते। लेकिन एसएससी क्या कहता है, एसएससी ये कहता है कि बेटा ध्यान से सुन, मैं तुझे एक सवाल लिख के दे रहा हूं, ये मैंने तुझे इतना बड़ा सारा सवाल लिख के दे दिया, अब तू अंग्रेज मत बन, तुझे सही उत्तर निकालने को नहीं कह रहा हूं, मैं तुझे ये कह रहा हूं कि मैंने तुझे 4 ऑप्शन दिए, इन 4 ऑप्शन में से तेरे हिसाब से बेस्ट चॉइस क्या हो सकती है। मैं फिर से अपनी बात रिपीट करता हूं, एसएससी आपसे ये नहीं कह रहा कि सही उत्तर छाटो। एसएससी का कहने का अर्थ यहां पे ये होता है कि मैं तुम्हें भैया, या एसएससी या कोई भी एग्जाम, कि मैं तुम्हें 4 क्वेश्चन ना 4 ऑप्शन दे रहा हूं, तो इन 4 ऑप्शन में से भी बेहतर विकल्प आप ढूंढ के बताइए कि कौन सा ऑप्शन बेहतर है। मतलब इतना है और कुछ नहीं है। अब मेरे बच्चे, हमें यह देखना होगा कि इनमें कौन सा ऑप्शन बेहतर है। तो मेरे बच्चे, अगर ये सवाल दे दे और आपको 4 ऑप्शन लिख के दे दे, फिर कैसे आंसर छाटे जाए। तो मेरे बच्चे, वैसे तो इसका आंसर नहीं निकलेगा, लेकिन अगर आंसर निकलवा रखा है तो एक ही तरीका निकलवाने का, और उस तरीके को हम कहते हैं कंपैरिजन। कंपैरिजन, तुलना, उस मेथड को हम कहते हैं तुलना करना। और कंपेयर हम तभी कर पाएंगे जब चीजें एक जैसी हो। जैसे ये ए है, यहां 5 है, यहां रूट 13 है, यहां रूट 13, तो यहां रूट 13 का कोएफिशिएंट बी, यहां रूट 13 का कोएफिशिएंट 11, तो यानी बी की वैल्यू 11 होगी मेरे भाई, और ए की वैल्यू 5 होगी। तो ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा सही आंसर। हाँ जी, बहुत है सुंदर, बहुत ही बढ़िया मेरे प्यारे बच्चों। हाँ जी, अब लड़ाई आगे लड़ते हैं। अब आ जाइए इस सवाल पे। अब मेरे बेटे, अगर दिमाग दौड़ाओगे तो आपको कमियां और अच्छाइयां दोनों पता चल पाएंगी यहां पे, कि कमी क्या और अच्छाई क्या है। बेटे, एक वेरिएबल है n, क्योंकि n की वैल्यू आपको नहीं पता। एक वेरिएबल है स्मॉल ए, एक वेरिएबल है स्मॉल डी, एक है वेरिएबल है कैपिटल ए, एक वेरिएबल है कैपिटल डी। 1 2 3 4 5, 5 वेरिएबल हैं। कितने वेरिएबल है मेरे बेटे, 5, और इक्वेशन कितनी है, 1। अगर 5 वेरिएबल है और एक इक्वेशन है, तो किसी भी सूरत में आप इस सवाल का उत्तर नहीं निकाल सकते एग्जैक्ट। लेकिन आपके सामने 4 ऑप्शन लिख रखे हैं, और इसका मतलब यहां वो ये कहना चाह रहा है कि भाई तू अंग्रेज ना बन, हम तुझसे ये जा रहे हैं कि जो 4 ऑप्शन दी, इनमें से तेरे हिसाब से बेहतर ऑप्शन कौन सा है, बेस्ट ऑप्शन क्या है, तू उस पर बात करा कर। तो बाबू, अब इसे पेपर में कैसे करें, वो तरीका बचता है हमारे पास, एंड दैट तरीका इज कॉल्ड कंपैरिजन। ये तरीका आपका कंपैरिजन कहलाता है। तो आइए मेरे बच्चे, कंपैरिजन की कहानी को समझाता हूं कैसे। तो जब कंपेयर करेंगे तो पहली बात सोल्व होते हुए ये तो खत्म, हाँ जी सर ये खत्म।
ये तो खत्म खत्म। क्लियर है भाई? अगर ये खत्म तो इसको भी खत्म कर देते हैं, मिटा ही दें इसे, फिर ब्रैकेट को क्यों ही रखा जाए। अब अगली लाइन। अब मेरे बच्चों मैं क्या करता हूं, मुझे जो चाहिए उसमें एक ए चाहिए, यहां कैपिटल ए चाहिए, यानी ए का कोफिशिएंट सिंगल कर लो। तो क्या करो, 2 से इसको भी भाग दे दो, 2 से इधर भी भाग दे दो, 2 से यहां पे भी भाग दे दो, यहां पे भी भाग दे दो। तो दोनों जगह 2 से भाग दे रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है आपको? सर इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी। जब आप ऐसा कर लोगे मेरे बेटे, तो आप ये बताना मुझे, यहां इतनी बात समझ में आ गई आपको? देखो एक ही सवाल समझने में दिक्कत होती है, और मैं वो टीचर हूं जो कॉन्सेप्चुअल पढ़ाता हूं, कॉन्सेप्ट क्लियर कराने की पूरी कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनना। अब मेरे बच्चे 2 से 2 कटा, तो यहां क्या आया? ए। यहां आया n-1/2 और यहां आया डी। भाई 2 से नीचे ऊपर भाग दे दिया, यहां क्या आया? कैपिटल ए प्लस n-1/2 कैपिटल डी, और ये वैल्यू है 2n+1/2n-1। अब आपने क्या करना है वो ध्यान देना। अब आपको मेरे बच्चे ये वाली वैल्यू दे रखी है, और एक्चुअल में ये वाली वैल्यू आपको चाहिए। तो यहां आपको n की वैल्यू कंपेयर करके निकालनी होगी। कैसे? कि सर यहां स्मॉल ए है, यहां स्मॉल ए, यहां कैपिटल ए है, यहां कैपिटल ए है, यहां स्मॉल डी, यहां कैपिटल डी, यहां स्मॉल डी, कैपिटल डी आ गया। यहां n-1/2 नीचे ऊपर, और यहां n-1/2 की जगह क्या लिखा हुआ? नो। तो इसका मतलब वो n-1/2 को कंपैरिजन में नो लिखाना चाह रहा है। तो n-1 की वैल्यू आ जाएगी 9 दूनी 18। क्या आ जाएगी मेरे बच्चे? 18। तो n की वैल्यू आ जाएगी 18 और 1 19। तो n की वैल्यू 19 से 19 रखोगे तो 19 में से 1 गया, 18, 18 को 2 से भाग दिया, 9 आया। ठीक है जी, 9 आया। अब n की वैल्यू 19 आ गई, तो 19 दूनी 38 और 1 39, और 19 दूनी 38 में 1 गया 37। तो सीधा आंसर आ गया 39/37, एंड दैट इज योर आंसर। अब मैं इसका सोट्रिक भी डिस्कस करूंगा, आपको पहले इतनी बात समझो कि एक्चुअल में इसका रेशियो आया 39/37। अब मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों मुझे बताओ, आप में से कितने बच्चे ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं कि उनको ये बात पल्ले पड़ गई, समझ में आ गई? हाउ मेनी यू हैव अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट वेरी मच क्लियरली? बताइए कितने बच्चे इस पॉइंट को समझ गए? आप कहें पल्ले पड़ गई। अब पेपर के लिए यहां से एक रिजल्ट ध्यान रखिएगा, ऐसे हर एक सवाल में करना क्या है, जो टर्म आपसे पूछ रहा है, जो भी टर्म आपसे पूछ रहा है, जैसे आपसे कौन सी टर्म पूछ रहा है, तो आपसे पूछा 10वीं टर्म, तो जो टर्म पूछ रहा है उससे 2 से गुना करो, तो 10 दूनी 20 और 1 घटा दो, तो ये आपकी n की वैल्यू आ जाएगी सीधी। ये आपकी n की वैल्यू आ जाएगा। जैसे 10वें पद पूछा तो 10 गुना 2 माइनस 1, तो n की वैल्यू रखो 19 डायरेक्ट। 10 दूनी 20 में गया 19, 19 यहाँ रखो, 19 दूनी 38 और 1 39, और 19 दूनी 38 में गया 37, यानी आपका डायरेक्ट आंसर 39/37 आ जाएगा। 1 सेकंड में सवाल, 1 सेकंड में। हाँ जी, जिनको समझ नहीं आया वो परेशान ना हो, वो इस ट्रिक का इस्तेमाल करें जो मैंने समझा दी। जैसे इस सवाल पे आ जाइए, कहता है दो भिन्न भिन्न समानांतर श्रेणी के प्रथम n पदों के योग, प्रथम n पदों के योग का अनुपात, यानी सम ऑफ पहले वाली सीरीज और सम ऑफ कैपिटल एन, इनका जो अनुपात है वो n² + 1 है बटे 2n - 3। तो इन दोनों समानांतर श्रेणियों के 8वें पद का अनुपात बताइए, 8वें पद का अनुपात बताइए। तो मैंने तरीका बताया, आंसर होगा जोन सी टर्म पूछ रहा है, 8वीं टर्म पूछ रहा है, तो 8 को 2 से गुना करो और 1 घटा दो, तो 8 दूनी 16, 16 में गया 15, तो n की डायरेक्ट वैल्यू रखो 15 और आंसर, तो 15 का वर्ग 225 और 1 226। भाई n की वैल्यू 15 रखा, 15 का वर्ग 225 और 1 226, माफ करिए, और यहां रखेंगे 15 दूनी 30 में से 3 गया 27। अब देखिए मेरे भाई, यही आया ना भाई, 226/27 है ऑप्शन कहीं ए रहा, तो ऑप्शन सी मेरे प्यारे बच्चों मेरा डायरेक्ट आंसर, ऑप्शन सी मेरा डायरेक्ट आंसर आ गया। देखिए कई चीजें
स्वाद में तो अच्छी लगती पर हाजमे के लिए ठीक है नहीं होती, और कई चीजें ऐसी होती हैं कि हाजमे के लिए ठीक होती लेकिन टेस्ट खराब होता है। तो ये सवाल वैसा है जिसका टेस्ट खराब है लेकिन हाजमे के लिए बहुत अच्छी है। तो जिनका भाई समझ नहीं आया, टेस्ट नहीं आया, वो सीधा उत्तर निकालने का तरीका याद रखो, एंड यू विल सोल्व दिस क्वेश्चन विद योर एफर्ट बाय दिस वे। आइए करिए जी। कहता है यदि सम ऑफ एन टर्म्स इतना दे रखा है, एस एन का मतलब है सम ऑफ एन टर्म्स का सूत्र है मेरे बच्चे एन स्क्र प्लस 2n। यहां मेरे प्यारे बच्चों मुझे एक बात पकड़नी है, और वो ये कि ये एक किस्म से एक फंक्शन है, और फंक्शन में जो यहां एन की वैल्यू रखेंगे वही यहां रखेंगे, यानी सम ऑफ एन टर्म था ये। तो अगर मैं एन की वैल्यू 1 रख दूं तो 1 का मतलब रखूंगा तो 1 का वर्ग 1, 2 एकम 2, 2 और 1 3 आंसर आ जाएगा। कितना आएगा मेरे बच्चे? 3। समझ रहे? अगर मेरे प्यारे बच्चों यहां मैं एन की वैल्यू 2 रखूंगा, एन की वैल्यू 2 रखो तो 2 का वर्ग 4, 2 दूनी 4, 4 और 4 8 आ जाएगा। और अगर मैं यहां एन की वैल्यू 3 रखूंगा तो 3 का वर्ग 9, 3 दूनी 6, 9 और 6 15 आ जाएगा। ये आ जाएगा मेरे बच्चे सम ऑफ एन टर्म्स, ये आ जाएगा सम ऑफ एन टर्म्स। समझ रहे हैं? इस तरीके से। तो मेरे बच्चे एक बात समझो, सम ऑफ वन टर्म का मतलब फर्स्ट टर्म है, सम ऑफ एन टर्म का मतलब फर्स्ट टर्म है, तो फर्स्ट टर्म आ गई 3। सम ऑफ टू टर्म का मतलब है कि फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म, ये 8 है। तो बेटा फर्स्ट टर्म कितनी है? 3। तो बताओ सेकेंड टर्म क्या लूं कि जोड़ 8 आ जाए? तो आप कहोगे सर क्या बात कर रहे हो, सेकेंड टर्म आएगी 5, है ना? तो इसका मतलब इसका जो पहला सीरीज जो बनेगी ना वो ये बनेगी 3 फिर 5, तो कितने का डिफरेंस है? 2 का, तो अगला 7, फिर अगला 9, फिर 11। तो उसने पूछा पहला टर्म क्या है, तो 3 है, इनके बीच का डिफरेंस कितना है जी? 2 है। तो कौन सा ऑप्शन सेट हो रहा है? सी। हमें हर तरीके के सवालों पे हाथ आजमाना है। अब मेरे बच्चे यहां फिर से गड़बड़ हो रही है टाइपिस्ट द्वारा, और ये आ रहे हैं 2r+1। करिए। आइए मेरे दोस्तों, मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, ध्यान से देखिए मेरी बात। कहता है यदि एक समानांतर श्रेणी का आरवां पद 2r+1 है, आरवां पद 2r+1 है, तो इस श्रेणी के प्रथम 10 पदों का योग ज्ञात करिए। तो बेटे इसका मतलब है कि टीआरथ टर्म ये है, अगर मैं यहां आर की वैल्यू 1 रखूंगा तो 2 एकम 2 और 1 3 आ जाएगा, फर्स्ट टर्म आ जाएगा 3। अगर मैं आर की वैल्यू 2 रखूंगा मेरे बेटे तो यहां सेकंड टर्म आ जाएगी, 2 दूनी 4 और 1 5। तो इसका मतलब पहली टर्म 3 है, अगली टर्म 5 है, तो 2 का डिफरेंस है, तो अगली 7 हो जाएगी, अगली 9 हो जाएगी। तो कहता है इस श्रेणी के प्रथम 10 पदों का योग ज्ञात करो, सम ऑफ 10 टर्म बताओ। तो सूत्र क्या होगा भाई? n/2, 10/2, 2a 2 × 3 जमा n-1, तो 10 में से 1 गया 9। और डी की वैल्यू कितनी है मेरे प्यारे बच्चों? तो डी की वैल्यू निकालेंगे तो 5 में 3 गया 2, तो यह आएगा 5, या 10 ही रखो इसे थोड़ी देर के लिए, काटने में शायद आगे आसान हो जाए। 3 दूनी 6, 9 दूनी 18, 18 और 6 24, 24 को 2 से काटोगे 12, 12 दही 120। तो सम ऑफ एन टर्म्स आर टर्म्स का ना, सम ऑफ 10 टर्म्स का जोड़ आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 120। तो इस तरीके से सवाल करना आपके लिए मजेदार हो जाएगा, आसान हो जाएगा। आइए मेरे बच्चे पढ़िए।
देखिए मेरे बच्चे, जब भी आपको एपी में ऐसे सीक्वेंस दे रखा हो ए बी सी डी ई समानांतर श्रेणी में, तो ए बी सी डी ई क्या है मेरे बेटे? वेरिएबल है। ए बी सी डी क्या है? वेरिएबल है। कह रहा है ए बी सी डी ई ये एक अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन में है, समानांतर श्रेणी में है, तो नीचे लिखी हुई वैल्यू का मान बताइए। तो मेरे बच्चे, ऐसे सवालों को करने का एक साधारण सा तरीका है कि आप अपनी तरफ से एक सीरीज मान लीजिए कोई भी। मैं मान लेता हूं ए की वैल्यू 1 है, छोटे मानता हूं, बी की वैल्यू 2 ले लेता हूं, सी की 3, डी की 4, ई की 5। मुझे सबसे पहले बताओ, क्या ये एपी में है या नहीं? आप कहेंगे सर क्या बात कर दी, आप तो बड़े आदमी हो रहे हैं, एपी में है? कैसी बात कर रहे हो? एपी में है, क्योंकि हर एक टर्म के बीच का डिफरेंस सेम है। अगर ऐसा आ गया तो अभी उठा के इसमें वैल्यू रखो। ए की वैल्यू क्या थी? 1, बी की वैल्यू क्या थी? 2, 2 चुकू 8, सी की वैल्यू क्या है? 3, तो 3 छिंग 18, डी की वैल्यू क्या है? 4, तो 4 चौक 16, और ई की वैल्यू क्या है? 5। और जरूरी नहीं है कि ये जो मैंने माना यही माने, आप कुछ भी मान ले, 8, 15, 22, इस तरह कुछ भी ले ले, हर एक पे उत्तर सेम आएगा। तो हर एक पे इसका आंसर सेम ही आना है। तो कैलकुलेट करेंगे मेरे भाई, तो देखो 16 और 8 कितना हो गया? 24, 18 और 5 23 और 1 24, 24 में 24 गया, 0 आंसर। यानी आप यहां कोई भी वैल्यू रखेंगे तो हर हाल में मेरे प्यारे बच्चों आपका उत्तर 0 ही आएगा। हाँ जी, अब एक बात आगे समझिए, क्या? ध्यान से मेरे प्यारे बच्चों, मान लीजिए, ये बताइए मुझे, ये एपी में है या नहीं? टेल मी, इज दिस इन एपी और नॉट? क्या ये अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन में है या नहीं? बस ये बताना आपने। आप कहेंगे सर बिल्कुल है, ये एक एपी में है, इसमें कोई दो राय नहीं। हाँ जी, क्यों? क्योंकि डिफरेंस सेम है। तो आप देखेंगे कि जब भी 3 टर्म लेनी हो आपने, जब भी नंबर ऑफ टर्म ओड हो, पदों की संख्या विषम हो, पदों की संख्या विषम हो, पदों की संख्या विषम हो, तो हमेशा जैसे 3 टर्म है, 5 टर्म है, 7 टर्म है, 9 टर्म है, 11 टर्म है, 13 टर्म है, जब भी पदों की संख्या विषम हो, ओड हो, तो हमेशा सबसे बीच वाली टर्म को ए मान लो, सबसे बीच वाली टर्म को ए मान लो। ठीक है जी। अब नेचुरल है, अगली हो जाएगी ए प्लस डी, यानी डी ज्यादा, और ये वाली टर्म और इसके बीच का डिफरेंस डी होगा, तो ए माइनस डी। तो जब भी मेरे प्यारे बच्चों 3 टर्म माननी हो, 3 पद मानने हो किसी सवाल में, तो आप बीच वाला पद ए मान लो, ये ए प्लस डी, ए माइनस डी। आप कहें ऐसा क्यों? हम ये ना ले लें ए प्लस डी, ए प्लस 2डी, इसमें कौन सा अपराध है? कोई अपराध नहीं बेटे, कोई अपराध नहीं। लेकिन एक जगह जाके अपराध आता है, अपराध नहीं आता, मतलब कैलकुलेशन मजेदार नहीं बनती। कौन सा सर? सर इन तीनों को जोड़ो। मान लो मैं ये कहूं कि एक नंबर है या कोई 3 टर्म है, एपी की 3 टर्म है, और उन तीनों टर्म का जोड़ में दे दूं आपको, उन तीनों टर्म का जोड़ में दे दूं आपको, और फिर पूछूं कि बताओ मिडल टर्म क्या होगी, तो आपको 3 दे दूं, 5 दे दूं, ऐसे कितने ही दे दूं, तो इनको जोड़ोगे ना तो ए 3 आएगा, जमा डी और 2d 3d आएगा। तो आप देखेंगे कि 2 वेरिएबल के साथ आपको डील करना पड़ेगा, ए और डी के साथ। लेकिन अगर आप इसे जोड़ेंगे ना तो डी से डी कट जाएगा और सीधा 3a बराबर जो जोड़ दे रखा होगा वो आंसर आ जाएगा। पहली बात। दूसरा पॉइंट, अगर 5 टर्म माननी हो तो 5 में बीच वाली टर्म ए मान लो। अब 5 में एक बीच में होगी तो 4 है, तो 4 में 2 आगे होंगी, 2 पीछे, तो ये ए प्लस डी ले लो, ये ए प्लस 2d ले लो, ये ए माइनस डी ले लो, ये ए माइनस 2d ले लो। बहुत शानदार। अगर 7 टर्म लेनी हो, 7 टर्म लेनी हो, तो मेरे भाई बीच वाली टर्म ए मान लो, तो टोटल 7 थी, 7 में 1 ले ली, बची कितनी? 6, तो 6 में 3 आगे कर दो, 3 पीछे, तो 3 आगे करोगे तो ए प्लस डी, ए प्लस 2d,
ए प्लस 3d, पीछे लाओगे तो ए माइनस डी, ए माइनस 2d, ए माइनस 3d। हाँ या ना मेरे बच्चे? आपने कहा बिल्कुल ओके रिपोर्ट है सर आपकी, इसमें कोई दो राय नहीं। तो जब भी नंबर ऑफ टर्म आपको ओड माननी हो तो ये तरीका है, लेकिन नंबर ऑफ टर्म अगर इवन लेनी हो, सम लेनी हो, जैसे 4 पद लेने हैं, 6 पद लेने हैं, 8 पद लेने हैं, या 2 पद लेने हैं, दो में तो दो टर्म तो कभी भी एपी नहीं कहलाएगी। मैं 20 और 40 कहूं तो क्या एपी कहलाएगी? नहीं, क्योंकि एपी के लिए जरूरी है कि हर 2 टर्म के बीच का डिफरेंस सेम हो। तो या तो एक ही 2 ही टर्म है तो इनके बीच का डिफरेंस तो हो गया, लेकिन अगली 2 तो है ही नहीं, तो एपी नहीं होगी। तो मिनिमम 3 टर्म तो होनी चाहिए। तो 4 टर्म अगर पूछे, 6 टर्म पूछे, 8 टर्म पूछे, यानी इवन में पूछे, तो मेरे बेटे होगा क्या कि 4, 6 और 8 ऐसे नंबर है जिनमें बीच की कोई टर्म होती ही नहीं है। जैसे 3 होती है तो 3 में दूसरी टर्म बीच की होती है, 5 है तो 5 में बीच की टर्म 3 आ जाएगी, है ना। अब 4 में बीच की क्या आएगी? आएगी ही नहीं। 4 टर्म में है तो उनमें बीच की टर्म आएगी नहीं कुछ भी। तो क्या करें? तो करने का तरीका यह है कि बीच की दोनों टर्म जो लो ना, एक ए माइनस डी ले लो और एक ए प्लस डी ले लो, ऐसे लेना है। इससे अगली ए प्लस 2d हो जाएगी और इससे पिछली ए प्लस 2d। अब मुझे बताओ क्या ये एपी में है या नहीं? क्या ये चारों टर्म एपी में है या नहीं? बताओ। तो आप कहेंगे ये नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरे बेटे इनके बीच का डिफरेंस कितना है और इनके बीच का डिफरेंस कितना, चेक करो। तो ए प्लस डी में से माइनस करेंगे ए माइनस डी, तो यहां जो डिफरेंस आएगा ना, माइनस ए और माइनस माइनस प्लस डी, तो आएगा 2d, यानी यहां डिफरेंस है 2d, जबकि यहां जो सॉरी ये माइनस डी था, यहां जो डिफरेंस है वो डी का आ रहा है, माइनस डी, माइनस नहीं प्लस डी का। तो आप एक चीज नोटिस करेंगे, यहां डिफरेंस अलग आ रहा है, यहां डिफरेंस अलग आ रहा है, तो ये एपी नहीं है। तो क्या करना है? तो आपको ये देखना है कि जब भी मेरे बच्चे इवन टर्म आप मानो, इवन टर्म मानो, तो आप बीच की 2 टर्म ऐसी लेना कि एक में माइनस डी हो, एक में प्लस डी, तो यानी इनके बीच का डिफरेंस 2d, तो अगली जाएगी a प्लस 3d, क्योंकि डिफरेंस 2 का लेना, और इससे पिछली होगी a माइनस 4d। इस बात को समझ, a माइनस 3d। ऐसे ही अगर 6 टर्म हो तो बीच की टर्म लेनी है a माइनस डी और a प्लस डी। इनके बीच का डिफरेंस देखोगे तो 2d आ रहा है, तो अगली हो जाएगी a प्लस 3d, अगली हो जाएगी a प्लस 5d, इधर वाली हो जाएगी a माइनस 3d, और ये हो जाएगी a माइनस 5d। ऐसे ये डील करना है इनको। मुझे पता है कि चीज आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी, लेकिन कड़वी है, बहुत कमों को पल्ले पड़ेगी, लेकिन पढ़ाना। क्लियर है यहां तक की बात? ऐसे ही 8 टर्म, यानी इवन होंगी तब तो बीच में एक टर्म आ जाएगी, एक टर्म बीच के हटा देंगे तो इधर बचेंगी जितनी, उतनी इधर बचेंगी। 3 में से 1 हटाए तो 1 इधर बची, 1 इधर। 5 थी तो 1 हटा दें बीच वाली, तो कितनी? 4, 4 में 2 इधर होंगी, 2 इधर। 7 है तो 1 टर्म हटा देंगे तो 6 बची, 6 में 3 इधर, 3 इधर। लेकिन मेरे बेटे 4 अगर है तो 4 में एक बीच की हटा देंगे तो बची कितनी? 3, 3 के तो 2 हिस्से नहीं हो सकते, तो बीमारी यहां है। अब आगे आते हैं अगली बात। मेरे प्यारे बच्चों, एक बात और भी ध्यान से समझना, कोई भी टर्म हो, अगर कोई भी 3 टर्म ले लो, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, किसी भी सीक्वेंस में ले लो, बीच में ए ले लो या ए माइनस या ए प्लस, तो हमेशा ये रहता है कि जो मिडल टर्म होती है ना, मिडल स्पेलिंग सही है? पता नहीं भाई। मिडल टर्म जो है इसका डबल जो होगा वो फर्स्ट प्लस थर्ड के सम के इक्वल होगा। यानी जो मिडल मोस्ट टर्म है उसका डबल पहली और दूसरी के तीसरी के बराबर है। इन दोनों को जोड़ोगे तो a प्लस 2d आएगा, और इसका डबल करोगे तो 2a प्लस 2d आएगा, है ना। यानी मैं आपको कहूं कि 3 टर्म है x, y और z,
और तीनों एपी में है, तो आपको ये संबंध हमेशा ध्यान रखना है कि ट्वाइस ऑफ मिडल टर्म इक्वल टू फर्स्ट प्लस लास्ट। ये एक सीक्वेंस है जिसको आपको पकड़ के चलना है। MIDDLE होगा। मेरी इंग्लिश ज्यादा ही गंदी हो गई है मैथ पढ़ाते पढ़ाते। मिडल टर्म वापिस जाता। ठीक है भाई, विराट भाई आपका स्वागत है, आप आ गए तो आइए। करिए मेरे भाई। आइए मेरे प्यारे बच्चों, देखिए ध्यान से। कहता है यदि संख्या 15 को 3 भागों में बांटा गया, कहता है 15 को 3 बराबर भागों में बांटा गया, तो मतलब तीनों ही पार्ट का जोड़ कितना होना चाहिए? 15। तो 3 पार्ट आप जो लेंगे ना, मैंने बताया कैसे लेने चाहिए। एक A प्लस डी और एक A माइनस डी। इसका फायदा ये होगा कि जब इन तीनों पार्ट का जोड़ 15 है, तो जब तीनों को जोड़ोगे तो A माइनस डी प्लस A प्लस A प्लस डी, ये 15 है, तो प्लस डी माइनस डी कट गया, तो 3A बराबर 15, तो A की वैल्यू 5। तो यानी ये एक्चुअल में 5 माइनस डी था, ये 5 था और ये 5 प्लस डी था। तो जिन 3 टर्म्स की हम बात कर रहे हैं वो 5 माइनस डी, 5 और 5 प्लस डी। अब हमसे सवाल में पूछ रहा है कि इन पदों के वर्गों का योग 83 है, तो छोटी संख्या ज्ञात करिए। तो छोटी संख्या ज्ञात करिए, क्या होगी? अब मेरे बच्चे एक बात बताओ, यानी बीच की टर्म होगी 5, तो सबसे छोटी संख्या पूछी है, तो 5 से छोटी होनी चाहिए, तो ये 5 नहीं हो सकती, ये 5 से बड़ी है, ये 5 से बड़ी है, तो 5 से छोटी एक ही, तो बी आंसर हो गया डायरेक्ट। लेकिन हमें सोल्व करना है, कह रहा है इनके वर्गों का योग, तो इसका वर्ग करें 5 माइनस डी का स्क्वायर, इसका वर्ग करें और इसका वर्ग करें, तो कह रहा है जी इनके वर्गों का योग जो है वो 83 मेरे प्यारे बच्चों। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2AB प्लस 25 प्लस डी स्क्वायर प्लस 10D, 83। तो डी स्क्वायर और डी स्क्वायर 2D स्क्वायर, 25 25 75 और 25 ना 25 25 50 75 75 उधर ले जाएंगे तो बचेगा 8, और 2 से काटेंगे 4 आएगा, तो डी की वैल्यू निकल के आएगी, डी स्क्वायर की वैल्यू 4, तो मेरे प्यारे बच्चों डी की वैल्यू निकल के आएगी प्लस माइनस 2, प्लस माइनस 2। यानी डिफरेंस जो होगा वो +2 भी हो सकता है और -2 भी होगा। तो मेरे बच्चे कुछ भी होगा, तो दोनों ही तरीके से आप जब सवाल को सोल्व करेंगे, तो भाई डी की वैल्यू अगर मैं +2 लेता हूं तो 5 में 2 गया 3, 5 और 5 में 2 जोड़ा 7, और अगर -2 लूंगा तो माइनस माइनस प्लस, तो 5 और 2 7, ये 5 और ये 5 में से 2 गया 3। यानी दोनों ही सिचुएशन में जो छोटा टर्म होगा वो कितना होगा मेरे प्यारे बच्चों? 3। दोनों ही सिचुएशन में जो सबसे छोटा टर्म होगा मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा? 3। हाँ है ना? क्या मेरी बात समझ पाए कि नहीं? अब आइए आगे। कह रहे निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा सही है? तो देखिए मेरे दोस्त, छोटी सी कहानी है, आपको ही सुनानी। मेरे प्यारे बच्चों, T10 प्लस T5, और ऐसे ही मैं आपको कहूं T8 प्लस T7, ऐसे ही मैं आपको कहूं T6 प्लस T9। बताओ जी क्या इनका जोड़ बराबर होगा? तो आप कहेंगे हाँ होगा। क्यों होगा बराबर सर? उसका कारण है, T10 होगा क्या? A प्लस 9D, और T5 भी क्या होगा? A प्लस 4D। जोड़ेंगे तो 2A प्लस नोर 5 नोर 4 13D।
यानी मैं कहना ये चाह रहा हूं, ये बात कल भी आपको समझाई थी कि ऐसे में ये देखा करो, ये 10 और 5 15 है ना, तो 15 से 2 घटा दो 13 डी आएगा और 2 टर्म होगी 2a। यहां देखोगे 8 7 15 तो आंसर आएगा 2a, 15 में से 2 घटाया 13 डी। ऐसे मेरे बच्चे यहाँ 6 है या 9 है, तो नोट 6 15 तो ये भी आएगा 2a प्लस 14 डी। तो आपने देखा कि सॉरी, नोट 6 15 में से 2 गया तो 13 डी। तो आपने मेरे बच्चों, मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, एक चीज समझी कि तीनों ही वैल्यूज आपस में बराबर, यानी जितनी वैल्यू ये है उतनी ही वैल्यू ये है, उतनी ही वैल्यू है, यानी तीनों ही चीजों की वैल्यू आपस में मेरे बच्चे बराबर आ गए। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि बाबू ऐसे केसेस में आप इन टर्म्स का जोड़ किया करो, 10 5 15, 8 और 7 15, 6 और 9 15, बस इतने में राज खुल जाएगा और बात बन जाएगी। ठीक है, अब अगले पॉइंट पे आते हैं। अगर आप इतनी बात समझ गए हैं तो क्या मेरे बेटे, क्या ये T1 प्लस T14 के भी इक्वल होगा? क्या ये इसके इक्वल होगा? तो जवाब है नहीं होगा। क्यों सर? आपने कहा था जोड़ देखो 15 15 15, इसका भी तो 15 आ रहा है। नहीं, T1 होता है A और T14 होता है सर A प्लस 13D। तो देखना क्या बराबर आ रहा है सर? हाँ सर, 2A प्लस 13D बराबर इसका भी आ रहा है। इसमें कोई दो राय नहीं सर। इसका मतलब सर आपकी बात ठीक है, इनका जोड़ चेक करना है और जोड़ चेक करने पे अपनी बात बन जा रही है, तो यानी सारे के सारे आपस में इक्वल होंगे। ठीक है जी। अब इसी तर्ज पर आपसे सवाल पूछा गया है, कहता है T28 प्लस T32 किसके बराबर होगा? तो बेटे 28 और 32 का जोड़ कितना हुआ? 60। तो देखो जिसका 60 बन जाए वो आंसर। 72 38 60 है? नहीं है। 72 12 60 है? नहीं है। 10 6 60 है? नहीं है। केवल और केवल एक ही ऑप्शन है ए, क्योंकि 40 और 20 का जोड़ 60 सेट हो गया, आंसर आ गया। हाँ जी मेरे प्यारे बच्चों, चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत रहेगा। मैं जानता हूं कि इनमें थोड़ा सा टाइम लग रहा है आपको समझने में, और खासकर उन बच्चों को समझने में ज्यादा टाइम लग रहा है जिनको पावर सर्ट्स इंडेसेस वाला चैप्टर नहीं पढ़ा हुआ है, जिन्होंने नहीं समझा है, वो रिलेट करने में बड़ी दिक्कत क्रिएट कर रहे होंगे। बाकियों के लिए बहुत आसान है। तो आज के लिए मेरे प्यारे बच्चों इतना ही। आप सभी का धन्यवाद, साधुवाद, नमस्कार।